तो आज जो है वो हम स्टार्ट करेंगे पैथो का चैप्टर नंबर 2। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में हम बेसिकली स्टडी करेंगे इंजरी को। ठीक है, इंजरी को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे पास जो हमारा सेल होता है, ठीक है, जो सेल होता है उसके अंदर जो है वो हमारे पास कोई भी स्ट्रेस आ जाए या कोई भी इस टाइप का फैक्टर आ जाए। जैसे हमारे पास सेल है, ठीक है, अगर सेल के ऊपर कोई भी स्ट्रेस आ गया तो सेल के पास दो कंडीशंस होती हैं, या तो वो जो है वो अडेप्ट कर ले, ठीक है, वो हमारे पास पार्ट हो जाएगा सेल्यूलर एडेप्टेशन का कि उसने बॉडी के अंदर क्या क्या एडेप्टेशंस की हैं। सेकेंडली, अगर वो अडेप्ट नहीं कर सकता, ठीक है, अगर वो नो अडेप्शन होगी, अगर वो अडेप्ट नहीं कर सकता या इंजरी इतनी है कि सेल जो है वो अडेप्ट नहीं कर सकता, तो हमारे पास जो है वो दो टाइप की इंजरी होगी। एक होगी रिवर्सिबल इंजरी और एक होगी इरिवर्सिबल इंजरी। रिवर्सिबल इंजरी का मतलब है कि हमारे पास कोई भी नॉक्शियस स्टिमुलस आया, यानी कि कोई पेन वाला स्टिमुलस आया, ठीक है, जब हमारे पास पेन वाला स्टिमुलस आया और अगर हम उस पेन वाले स्टिमुलस को अगर हम रिमूव कर दें, ठीक है, या वो इतना है कि वो इतने शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है कि वो रिमूव हो सके आसानी से, तो ये क्या हुआ, रिवर्सिबल इंजरी, मतलब सेल वापस अपनी नॉर्मल कंडीशन में जा सकता है। लेकिन अगर हमारे पास जो है वो ड्यूरेशन क्या हुआ, लॉन्ग हुआ और नॉक्शियस स्टिमुलस रिमूव नहीं हुआ, तो हमारे पास ये क्या किस में चली जाएगी, इरिवर्सिबल इंजरी में। और ये इरिवर्सिबल इंजरी फर्दर दो क्लासेस में डिवाइड होती है, एक होती है नेक्रोसिस और एक होती है एपोप्टोसिस। जो हमारे पास नेक्रोसिस होती है वो हमारे पास पैथोलॉजिकल सेल डेथ होती है, ठीक है, और जो एपोप्टोसिस होती है वो हमारे पास जो है वो प्रोग्राम सेल डेथ होती है। इसको हम डिटेल में आगे वाली वीडियोज़ में पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन अभी सिर्फ इतना याद रखो कि हमारे पास जो है वो सेल था, सेल के ऊपर कोई भी स्ट्रेस वाली कंडीशन आई तो या तो सेल को अडेप्ट करना चाहिए, ठीक है, तो वो सेल्यूलर अडेप्टेशन का पार्ट हो जाएगा। सही है, इसकी एग्जाम्पल इस तरीके से समझो कि जब हम बचपन में थे तो हमें पलंग का हमारी जो लास्ट वाली उंगली होती थी उस पर पलंग का कोना लग जाता था, तो हमें पहले क्या होता था, बहुत रोना आता था। अब जब हमारी बॉडी ने इसको अडेप्ट कर लिया है तो हमें फील नहीं होता, या फील होता है तो 2 मिनट तक फील होगा, उसके बाद जो है हम नॉर्मल अपने कामों की तरफ लग जाएंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अगर बॉडी जो है वो अडेप्ट नहीं कर सकती तो उसके पास जो है या तो वो रिवर्सिबल होगी या तो वो इरिवर्सिबल होगी। अगर रिवर्सिबल होगी तो हमारे पास जो नॉक्शियस स्टिमुलस है, यानी कि जो पेन वाला स्टिमुलस है, अगर हम उसको रिमूव कर दें तो वो ठीक हो सकती है। लेकिन अगर इरिवर्सिबल होगी और वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होगी तो वो हम जो है उसको दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं, एक होता है नेक्रोसिस और एक होता है एपोप्टोसिस। नेक्रोसिस जो होता है वो पैथोलॉजिकल सेल डेथ होती है और एपोप्टोसिस जो होती है वो प्रोग्राम सेल डेथ होती है। इन दोनों में अच्छा खासा डिफरेंस होता है, जब हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे तो मैं बताऊंगी इसके अंदर क्या क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, अब हमारे पास जो है सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सेल इंजरी जो है वो होती क्यों है। ठीक है, अब हमारे पास जो है हमारी बॉडी को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। अगर हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन किस तरीके से जाती है, सबसे पहले जो है वो डिफ्यूज़ होगी, मतलब कि जो हमारी इन्वायरमेंट है उससे हमारे अंदर डिफ्यूज़ होगी, ठीक है। उसके बाद जो है वो जाएगी कहाँ पे, ब्लड में जाएगी। ब्लड में जाके वो किससे बाइंड करेगी, हीमोग्लोबिन से, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था कि वो बॉडी के अंदर डिफ्यूज़ हुई। दूसरा, वो ब्लड में जाके उसने हीमोग्लोबिन से बाइंड किया। तीसरा, वो जो है वो हमारे पास ब्लड में पहुंची, मतलब ब्लड अभी तो उसने बाइंड किया था ब्लड में, अब वो ब्लड के अंदर कंप्लीटली ट्रांसफ़र हो गई है, सही है। उसके बाद जो है हमारे पास क्या होगा, वो सेल में जाएगी, डिफ्यूज इनटू सेल। पहले यहाँ पे क्या हुआ, पहले वो बॉडी के अंदर डिफ्यूज हुई, फिर वो ब्लड में जाने के बाद वो किससे बाइंड हुई, हीमोग्लोबिन से बाइंड हुई, फिर वो ब्लड में कंप्लीटली पहुंच गई। जिसको जहाँ हीमोग्लोबिन नजर आया वो हीमोग्लोबिन से बाइंड करके उसने ब्लड में पहुंची, ब्लड में पहुंचने के बाद वो हमारे सेल में डिफ्यूज हो गई। तो इसका मतलब अगर हमें ऑक्सीजन इन चारों में से किसी भी स्टेप में अगर मसला हुआ तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इंजरी। सही है, सही है, ये समझ आया कि अगर हमारे पास बॉडी के अंदर सही तरह मतलब हमारे एनवायरनमेंट में कम ऑक्सीजन थी तो एनवायरनमेंट की वजह से हमारे ऑक्सीजन में मसला हुआ। उसके अलावा जो है हीमोग्लोबिन से बाइंड हुई। अब हमने कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग पढ़ी थी, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या होता है कि जो हमारा ऑक्सीजन है वो कार्बन मोनोऑक्साइड से बाइंड कर लेता है, तो हमारा हीमोग्लोबिन से बाइंड नहीं होता, तो मसले होते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, फिर हमें जो है वो हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी देनी पड़ती है। तो ये क्या है, ये हमारे पास ऑक्सीजन ने जब हीमोग्लोबिन से बाइंड नहीं किया तो यहाँ मसला आ रहा था कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की केस में, ठीक है। तो इस तरीके का मतलब ये है कि अगर हमें इन चारों की वजह से या इन चारों में से किसी एक जगह पे भी ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो हमारे पास जो है वो इंजरी कॉज हो जाएगी।
यहाँ तक बात समझ आई। अब इसको जो है हम थोड़ा सा नोट से रिलेट करके पढ़ते हैं। सबसे पहले जो है बता दिया कि जो हमारे पास सेल इंजरी होती है जब सेल अडॉप्ट नहीं कर लेता, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रिवर्सिबल होती है। रिवर्सिबल जो होती है कैन रिकवर इफ कॉजेज रिमूव, मतलब वही नॉक्सिस स्टिमुलस अगर हमने कर दिया। और अगर इरिवर्सिबल सेल इंजरी होगी तो परमानेंट होगा और इससे क्या हो जाएगी, सेल डेथ हो जाएगी। उसके बाद ये वही है कि अगर बॉडी स्ट्रेस है तो उसने अडॉप्ट कर लिया, अगर स्ट्रेस आ गया तो वो रिवर्सिबल है तो हम इसको रिमूव कर सकते हैं। और अगर सीवियर हो गया तो हमारे पास इरिवर्सिबल है, जिसमें नेक्रोसिस और अपोप्टोसिस। बात वही है जो मैंने जो है बिल्कुल इधर सिंपल फ्लो चार्ट में सिखाया, ठीक है। अब हम जो है इसके आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं। अब हमारे पास जो है कॉजेज ऑफ सेल इंजरी, मैंने बताया कि जो है हमारे पास इंजरी के ये 4 कॉजेज हो सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो ट्रॉमा और इलेक्ट्रिक शॉक है। अब इसको इस तरीके से समझो कि हमारा जो है वो कार एक्सीडेंट हुआ या कुछ भी मसला हुआ, ठीक है। तो हमारे पास जो हमारी मसल्स हैं, ठीक है, उनकी ब्रेक डाउन हुई, ठीक है, उनकी ब्रेक डाउन हुई या अल्लाह ना करे कोई और मसला हुआ तो इसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो है वो ऑक्सीजन नहीं पहुंची। जब बॉडी के अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंची तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सेल इंजरी हो जाएगी। इसकी एग्जांपल से इसको इस तरीके से समझे कि हमारे पास जो है रैप्डोमायोलाइसिस होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि हमारी जो है वो मसल्स का ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। अब मैंने बताया था कि हमारे पास ऑक्सीजन को हमेशा किससे बाइंड होना चाहिए, हीमोग्लोबिन से बाइंड होना चाहिए और फिर वो ब्लड में फ्लो करना चाहिए। ये 4 स्टेप्स याद है। सबसे पहले ऑक्सीजन को जो है वो डिफ्यूज होगा, फिर हीमोग्लोबिन से बाइंड होगा, फिर ब्लड में जाएगा, फिर सेल में जाएगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मायोग्लोबिन एंटर्स इन द ब्लड, मतलब कि ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन को चाहिए होता है, लेकिन साथ में वहाँ पे क्या आ गया, मायोग्लोबिन आ गया। मतलब मसला क्या आया, स्टेप 2 में मसला आया। जब हमारे पास स्टेप 2 में मसला आया तो हमारे पास मायोग्लोबिन ब्लड के अंदर एंटर हो गया। फिर जब ब्लड के अंदर एंटर हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन में मसला होगा, क्योंकि ऑक्सीजन को क्या चाहिए, हमेशा हीमोग्लोबिन चाहिए। अगर हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो हम वो मायोग्लोबिन से बाइंड कर देगा। अगर वो मायोग्लोबिन से बाइंड करेगा तो हमारे पास क्या होगा, ब्लड के अंदर मसला आएगा। जब ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो हमारे पास किडनी से मसला आएगा। जब किडनी से मसला आएगा तो इन दी एंड क्या हो जाएगा, किडनी फेलियर। तो ये किसी भी ट्रॉमा की वजह से, किसी भी इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से या रेडिएशन की वजह से अगर हमारे पास ऑक्सीजन के साथ मायोग्लोबिन बाइंड हो जाए तो हमारे पास क्या होगा, किडनी का डैमेज होगा, किडनी फेलियर हो जाएगी। ये सिर्फ रैप्डोमायोलाइसिस का केस है। इसी तरह और कोई भी शॉक की वजह से या कोई भी ट्रॉमा की वजह से हमारे पास अगर हमारी मसल्स का ब्रेकडाउन होगा या इन 4 स्टेप्स में से कहीं भी मसला आएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सेल इंजरी। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सट्रीम टेम्परेचर। अगर हमारे पास हाई टेम्परेचर होगा तो बर्स्ट हो जाएगा सेल, डीनेचर प्रोटीन एंड फैट सेल है। देखो इसको इस तरीके से समझो कि अगर हमारे पास जो है वो बहुत हाई टेम्परेचर है, ठीक है, तो सेल क्या करेगा, पहले कोशिश करेगा कि मैं उस चीज़ को अडेप्ट कर लूँ। जब वो अडेप्ट नहीं कर पाएगा तो वो क्या होगा, वो जो है उसको बर्दाश्त करता रहेगा। तो क्या होगा, वो इन दी एंड बर्दाश्त कर रहा है, इन दी एंड क्या हुआ, बड़ा होकर बर्स्ट हो जाएगा। सही है। जब वो बर्स्ट होगा तो उसके अंदर जो प्रोटीन्स हैं, मतलब कि हमारे सेल के अंदर जो प्रोटीन्स हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, वो डीनेचर हो जाएंगे। डीनेचर का मतलब कि उनका जो स्ट्रक्चर है ना वो चेंज हो जाएगा। तो अगर हमारे पास जो है वो अगर हाई टेम्परेचर होगा तो सबसे पहले क्या होगा, सेल जो है वो पहले अडेप्ट करने की कोशिश करेगा। जब वो अडेप्ट नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, सेल बर्स्ट हो जाएगा। जब सेल बर्स्ट हो जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, हमारे जो प्रोटीन्स हैं और जो फैट्स हैं उनका स्ट्रक्चर चेंज आ जाएगा। जब उनका स्ट्रक्चर चेंज आएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा सेल जो है वो डेथ की तरफ चला जाएगा। तो इन दी एंड क्या हो जाएगा, सेल इंजरी हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास जो है वो लो टेम्परेचर होगा। जब हाई टेम्परेचर है तो सेल बर्स्ट करे तो ऑटोमेटिकली, जब लो टेम्परेचर होगा तो सेल श्रिंक करेगा। जब सेल श्रिंक करेगा तो अगर बाहर होता है तो बाहर तो हमारे पास सेल है तो सेल मर जाएगा। अगर अंदर ही अंदर वो श्रिंक होता रहेगा तो अंदर की जो मेम्ब्रेन्स हैं वो क्या होंगी, डैमेज हो जाएंगी। सही है, ये टेम्परेचर का केस है। इसको इस तरीके से समझते हैं। इसकी एग्जाम्पल इस तरीके से है कि हमारे पास जब लो टेम्परेचर होगा तो हमारी बॉडी के हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या करेंगे, कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे। वो कॉन्स्ट्रिक्शन जब शो करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। सही है। जब हमारे पास जो है यहाँ पे ब्लड है, ठीक है, मैंने अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस वाले स्टेप में रैप्डोमायोलाइसिस में सेकंड वाले स्टेप पे मसला आया था। लेकिन जब हमारे पास जो हाइपोथर्मिया है उसमें क्या हुआ, ब्लड में मसला आ रहा है। मतलब कि जो हमारे पास ब्लड है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है। जब ब्लड कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है तो हमारे पास ऑक्सीजन नहीं आ रही। जब ऑक्सीजन नहीं आ रही तो हमारे पास एनर्जी नहीं बन रही। जब सेल को एनर्जी ही नहीं मिलेगी तो वो किस पे जाएगा, सेल डेथ पे जाएगा। गैंग्रीन का केस यही है कि अगर हमारे पास जो है वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं आती, जब वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं आती तो हमारी क्या हो जाती है, सेल डेथ। नेक्स्ट है हमारे पास चेंजेस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि अगर हमारे पास जो है हमारे अपवर्ड चेंज आया या कोई प्रेशर में या हमारा प्रेशर इंक्रीज़ हो गया, सही किसी भी वजह से एटमॉस्फेयर का प्रेशर इंक्रीज़ हो गया तो क्या होगा कि हमारे पास जो हमारे टिश्यूज़ हैं वो ट्विस्ट हो जाएंगे। जब हमारे पास टिश्यूज़ हमारे ट्विस्ट हो जाएंगे तो हमारे पास जो सेल के अंदर का जो कंटेंट है वो लीक हो जाएगा। जब सेल के अंदर का कंटेंट लीक होगा तो ये इनमें से कोई भी चीज़, जब ये सेल है, ठीक है, इसके अंदर से डिफ्यूजन, मतलब इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी निकलना शुरू हो जाएंगी। तो क्या होगा, हमारे पास ऑक्सीजन का जो एक फ्लो है वही खत्म हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या है, स्टेप 4 में मसला आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास सेल क्या करेगा, लीक करेगा कंटेंट।
इसी तरह देखो, इस तरह डाउनवर्ड चेंज है कि अगर हमारे पास जब हम एयरक्राफ्ट का डीकम्प्रेशन होती है तो नाइट्रोजन बबल्स फॉर्म इन ब्लड, मतलब कि जो हमारे पास ब्लड है, ठीक है, ब्लड के अंदर जो है ऑक्सीजन होता है, ठीक है, अगर उस ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी बबल हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, हमारे पास जो है सर्कुलेशन में मसला आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन को हमेशा ऑक्सीजन ही चाहिए, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ही आपस में जो है वो लिंक कर सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ पे क्या हो जाए, वहाँ पे नाइट्रोजन आ जाए, तो क्या होगा, नाइट्रोजन वहाँ पे क्या करेंगे, बबल्स को फॉर्म करेंगे, और इसकी वजह से जो हमारी सर्कुलेशन होगी वो क्या होगी, ब्लॉक होगी। जब हमारी सर्कुलेशन ब्लॉक होगी, सेल की डिफ्यूजन में मसला होगा, या स्टेप 2 स्टेप 3 किसी में मसला होगा, तो क्या होगा, हमारी ऑक्सीजन शॉर्टेज हो जाएगी। जब ऑक्सीजन शॉर्टेज हो जाएगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सेल डेथ। ठीक है, ये वाला पूरा पेज समझ आया। या तो हमारे पास ट्रॉमा हो तो हमारे पास जो है वो उससे भी हमारी इंजरी हो सकती है, अगर हमारे पास टेम्परेचर हाई या लो हो तो उसमें भी इंजरी हो सकती है। लेकिन अगर हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो तो अगर अपवर्ड चेंज होगा तो टिश्यूज जो हैं वो ट्विस्ट हो जाएंगे, इसका कंटेंट लीक कर जाएगा। अगर डाउनवर्ड चेंज होगा तो हमारे पास क्या होगा, नाइट्रोजन बबल हो जाएगी और जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, सेल डेथ। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो है या तो हमारे पास कोई ड्रग्स आ जाए, या जो है हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे न्यूट्रिशंस हैं, या जो हमारे कोई भी जो हमारी सॉल्ट है, ग्लूकोज है, उसके अंदर कुछ चेंजेस आ गई तो भी हमारे पास क्या होगा, सेल इंजरी हो जाएगी। यानी कि कोई हमारा पॉइजन आ गया, हाई ग्लूकोज हो गया, या कोई माइक्रोब की वजह से हमारी कोई चेंजेस आ गई, या माइक्रोब्स ने आके अटैक कर दिया, या हमारी बॉडी जो है वो वहाँ पे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हो गए, या न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी हो गई, या जो है हमारी जेनेटिक्स में कोई मसला आ गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, ये जो हमारे पास 6 केसेस हैं, ये तो समझ आ गए कि पहला जो है वो हमारे पास क्या था, ट्रॉमा था। दूसरा क्या था, सबसे पहले तो हमारे पास फिजिकल एजेंट्स थे। फिजिकल एजेंट्स के मतलब कोई हमारी फिजिकल इंजरी हो रही है जिसके अंदर ट्रॉमा आ गया, टेम्परेचर आ गया, एटमॉस्फेयर, ये सारे फिजिकल हैं। उसके बाद केमिकल में क्या था, कोई ड्रग्स आ गई। फिर माइक्रोबियल में क्या था, कोई बैक्टीरिया या वायरस आ गया। इम्यूनोलॉजिकल एजेंट मतलब हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। उसके अलावा न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी हो गई, या जेनेटिक्स का कोई इफेक्ट हो गया, या जो है हमारे पास हाइपोक्सिया हो गया। अब ये हाइपोक्सिया हम डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले ये सारे केसेस समझ आ गए कि हमारे पास किस किस तरीके से हो गया। अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में हम हाइपोक्सिया को डिस्कस करेंगे। हाइपोक्सिया के अंदर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें तो जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।